Hello students, this is the 7th lecture of optics and in this lecture let's start with प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल कंटेंट सब कंप्लीट कर लिया है। अब से यहाँ से पूरा मैथमेटिकल कंटेंट स्टार्ट होता है, राइट। प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। मींस अगर एग्जाम में आपको ये चैप्टर है तो कंफर्म ये क्वेश्चन आता ही है, कंफर्म, राइट। लिख कर ले लो, आ जाएगा कंफर्म। तो क्या है प्रिज्म फॉर्मूला, वो स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने का ट्राई करना पड़ेगा हमको। तो लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। अगर ऑप्टिक्स वाला चैप्टर आपको एग्जाम में होगा तो कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, राइट। तो प्रिज्म फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रिज्म। चलो तो एक मैंने यहां पे बना लिया है प्रिज्म। ट्रायंगुलर शेप में बनाना पड़ेगा हमको प्रिज्म। 3 डायमेंशन में प्रिज्म यहां पर नहीं बना सकते हम लोग। ये प्रिज्म, क्लियर, ये हमारा प्रिज्म। ओके, चलो प्रिज्म को कुछ नाम देते हैं। लेट्स कंसिडर इट एज ए, बी एंड सी। हमने प्रिज्म को नाम दिया है ए बी सी, राइट। ए बी सी इज द प्रिज्म। ए बी सी जो है वो हमारे लिए प्रिज्म है। ओके, ए बी सी प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म पे अब करना क्या, देखो हमको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए लाइट रे वगैरह बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हम लोग एक इंसिडेंट रे सेंड करते हैं। समझो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे हमने सेंड कर दिया ऐसा। लेट दिस बी द इंसिडेंट रे ऑन सरफेस ए बी। दिख रहा है ए बी वाला जो सरफेस है उस पे जो इंसिडेंट रे है वो ब्लू कलर से मैंने बनाया, राइट। तो ये इसका कुछ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। कंसिडर दिस एज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट देखो जैसे ही जहां कोई भी सरफेस पे कोई पॉइंट पे स्ट्राइक करता है वहां पे बोलो हम क्या बनाते हैं, वैसे नॉर्मल बनता है, राइट। तो उधर हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। चलो नॉर्मल बना के लेते हैं फिर। तो ये भी समझा हमको पहले कि हमेशा नॉर्मल होता कैसे। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। नॉर्मल जो है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। मीन्स ऐसा कुछ एकदम क्लियर 90 डिग्री दिखना भी चाहिए कि बराबर वो सरफेस को 90 डिग्री पे है, ऐसा। तो ये हुआ नॉर्मल रेडी, दिख रहा है ऐसा नॉर्मल। ये एक्सटेंड किया है, राइट। अभी बहुत सारे इसमें कंटेंट बाकी है तो मैं जैसे बहुत चीज़ रब भी करूंगा बीच में। तो ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ये नॉर्मल किसके लिए है, जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कोई एक सरफेस ए बी पे स्ट्राइक करता तो वहां पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल। ओके, लाइट जो रे है, लाइट रे पहले था कहाँ पे, पहले ये था एयर में, राइट। पहले ये जो रे ऑफ लाइट था ये था एयर में। तो ये जो बाहर वाला मीडियम है ये मीडियम तो एयर है, राइट। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ऑलरेडी पता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 1 ना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है इसका आंसर हमको पहले से पता है। अंदर जो मटेरियल मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, मोस्टली ग्लास हम यूज करते हैं यहाँ पे। चलो हाँ, एयर से ग्लास में आ रहा है तो बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता, सॉरी रिफ्रैक्शन, राइट। एयर से ग्लास मतलब मीडियम चेंज हुआ मीन्स रिफ्रैक्शन होने वाला है। रिफ्रैक्शन के टाइम पे वो भी देख लो लाइट कहां से कहां पे आ रहा है। एयर मतलब यहां पे एयर नहीं है, ये प्रिज्म को छोड़ा तो सब पूरा एयर है बाकी, ऐसा समझा। तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है। जब भी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आएगा तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। क्योंकि लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है इसलिए लाइट बेंड होता है कहां पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, towards the normal ना। when a ray of light moves from optically rarer medium to optically denser medium the ray of light bends towards the normal। ये हमको ऑलरेडी पता है। चलो तो एक काम करते, कैसे मालूम पड़ेगा towards the normal, उसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिज्म, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट आगे जाता है ऐसा, राइट। लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाने वाला था ये कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, टुवर्ड्स मतलब नॉर्मल तो यहाँ पे है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये आएगा आपको रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या, देखो एक एक पॉइंट एकदम ध्यान से समझो। इतना इजी नहीं चीज सिखा रहा हूँ, ये करने के लिए मुझे शायद ये 3rd कॉलम तक आना पड़े, इतना बड़ा कंटेंट है। तो ये है इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। रिफ्रैक्टेड रे एयर से ग्लास में आया इसलिए रे ऑफ लाइट बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान दो, अब फिर से क्या हो रहा है, हमारा जो रे ऑफ लाइट है फिर से वो कोई एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, देखो यहाँ पे, बराबर ना। जब भी रे ऑफ लाइट कोई भी सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल। बोलेंगे सर नॉर्मल तो बना दिया। हाँ, तो ये नॉर्मल किसका नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस ए बी। ए बी सरफेस का नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल किसका, ये देखो ये जो नॉर्मल है वो तो ए बी सरफेस का नॉर्मल है।
ए बी पे स्ट्राइक ये पॉइंट पे किया तो वहां पे नॉर्मल है। एक नया सरफेस भी हमारे पास है, यहां भी लाइट स्ट्राइक कर रहा है, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल। और हमको ऑलरेडी नॉर्मल का लॉजिक मालूम है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर बनना चाहिए, राइट। तो प्रॉपरली आप डी वगैरह यूज करके 90 डिग्री पे बना सकते हो, ये ऐसा कुछ बनने वाला है नॉर्मल, ऐसा कुछ। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस AC सरफेस का नॉर्मल है, राइट। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस AB, हाँ सॉरी AC का सरफेस का नॉर्मल, राइट। तो ये आपको दिख गया रहेगा, सेकंड नॉर्मल मैंने बनाया। अब जो देखो ध्यान देंगे ना, तो ये दोनों नॉर्मल एक पॉइंट पे इंटरैक्ट करता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट मैं नोट करूंगा, उसके आगे का जो भी लाइन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इतना मेरे काम का चीज रहेगा, राइट। तो एक काम करते थोड़ा सॉलिड बना लेते हैं इसको, तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। समझो ये था हमारा नॉर्मल टू द सरफेस AB, राइट ना, एंड दिस वाज द नॉर्मल टू द सरफेस AC सरफेस का नॉर्मल है, राइट। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस AC सरफेस का नॉर्मल है ये। अच्छा, दो नॉर्मल अभी तक हमको मिल गया है, 2 नॉर्मल है, नाम वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा हमको, लास्ट में नेमिंग वगैरह करेंगे, उससे पहले सब कुछ बना लेते हैं, राइट। ये नॉर्मल हमारे पास एक और आ गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है वो देखो। AC सरफेस के लिए जो आपके पास रे ऑफ लाइट है, ब्लू वाला है, दिख रहा है, ये अब कहां से कहां पे जा रहा है, ये ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो लाइट कहां बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए तुमको इसका ओरिजिनल डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, ये सीधा ही तो रहेगा ना ओरिजिनल डायरेक्शन, राइट ना। और अवे मतलब इसकी तरफ थोड़ी जाएगा, ये नॉर्मल है ना आपका, नॉर्मल से दूर, मतलब ऐसा कुछ बेंड होने वाला है। तो यहाँ पे एक नया जो रे ऑफ लाइट मिलेगा वो कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, राइट, ऐसा। ये एक थर्ड रे ऑफ लाइट मिला आपको, तीनों का नाम है हमारे पास, राइट। ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट याद करो, पहला जो रे ऑफ लाइट होता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, फिर जो ग्लास के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और जो ग्लास के बाहर होता है उसको बोलते हैं हम एमर्जेंट रे। पढ़ा रहेगा ना ये, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी 10th में। अच्छा, तो आई थिंक ये प्रॉपरली इतना सब कुछ क्लियर है। चलो नेमिंग कर लेते हैं, P Q R S, समझा। PQ इज द इंसिडेंट रे, देख लो, PQ इज द इंसिडेंट रे, QR इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड RS इज द एमर्जेंट रे। चलो ये भी क्लियर है हमको। चलो अब एंगल के बारे में कुछ देख लेते हैं। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, राइट। एंगल मेड बाय द एमर्जेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमरजेंस E। याद है 10th में पढ़ा है, एंगल ऑफ इमरजेंस भी पढ़ा है वहां पर, तो नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो। एमर्जेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल e, और ये स्मॉल i मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ध्यान दो, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक बार रिफ्रैक्शन नहीं है, दो बार रिफ्रैक्शन है। एक बार एयर से ग्लास में आया तो यहाँ पर पॉइंट Q पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर जब ग्लास से एयर में आया तो वापस पॉइंट R पे एक और बार रिफ्रैक्शन हो गया, तो दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलने वाला है। तो वो 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो जरा ध्यान दो। देखो, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, ये दिख रहा है रिफ्रैक्टेड रे, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल ऑफ सरफेस AB इज R1। इसको मैं R1 लूंगा। R1 क्या है, ये R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन किस सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, AB का है, राइट। एक और बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल फॉर द सरफेस AC इज R2 ले लो, चलेगा ना। एक R1 लिया तो एक R2 ले लो, दो, लेकिन R से डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने एक को R1 लिया और दूसरे को मैंने R2 ले लिया। समझ में आया क्या बताया? ओके चलो, तो नॉर्मल को भी कुछ नेम दे देते। चलो लेट्स कंसीडर MNO, समझा। MO देख लो, MO जो मैंने बनाया, MO इज द नॉर्मल टू द सरफेस AB। MO किसका नॉर्मल है, AB सरफेस का नॉर्मल है। NO किसका नॉर्मल है, AC सरफेस का नॉर्मल है। तो आई थिंक ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, एक और चीज अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। याद है मैंने पढ़ाया था एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन बताता है कि लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना बेंड हो गया, राइट। पढ़ा था ना मैंने, डिस्पर्शन पढ़ा है, तो वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो रे ऑफ लाइट मुझे मिला है, फाइनल रे ऑफ लाइट और इनिशियल रे ऑफ लाइट में एंगल ऑफ डेविएशन कितने का है। तो इनिशियल रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड कर दिया है, फाइनल रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड, आगे एक्सटेंड करें तो कहीं मीट ही नहीं होगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको। तो चलो इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। जैसे ही मैं ये एमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करता हूँ ऐसा, तो देखो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, दिख रहा है ऊपर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल को मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है किस चीज से डिनोट करते हैं, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। याद है डेल्टा, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। पढ़ा है ना हमने, डेल्टा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन।
और ये पॉइंट का, ये देखो अलग अलग सब कुछ चीज़ है, ये पॉइंट का नाम है R, ये पॉइंट का नाम है Q, राइट, और ये एंगल का नाम है डेल्टा। समझ में आया क्या क्या हो रहा है? अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूँ, एंगल A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट, वो दिख रहा है जो एंगल A है, A उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, वो भी चलता है। तो आई थिंक हो गया सब, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, नॉर्मल 2 हो गया है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन भी हो गया, चलो डायग्राम ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब सब चीज़ बताना पड़ेगा, कौन क्या है यहाँ पे, राइट, सब A to Z सब कुछ बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गया, रुक जाओ भी बता दूँ। एक बात बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमको मालूम है, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको मालूम है। अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से देखो, तो अगर ये वाला एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल अगर I है तो ये पूरा एंगल कितना रहेगा? I होना चाहिए था, ये पूरा एंगल I होना चाहिए था, लेकिन उसमें से एक छोटा सा एंगल क्या है? R1। तो बताओ जो एंगल बचा, ये एंगल क्या है? I माइनस R1। देखो क्योंकि ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट I है, राइट ना, ये वाला एंगल I है, ये छोटा सा एंगल क्या है? R1। पूरा I था ना, पूरा I में से छोटा सा R1 निकाल दो, तो जो बचा एंगल वो क्या रहेगा? वो रहेगा I माइनस R1। अरे इतना आना चाहिए तुमको, बेसिक सा मैथ से ये तो। सेम उल्टा यहाँ लगाओ, अगर ये एंगल E है और तो ये एंगल, पूरा एंगल को E होना चाहिए था बड़ा, लेकिन वो बड़े में से एक छोटा सा पार्ट R2 है, तो बताओ जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल क्या है? E माइनस R2, E माइनस R2। समझ में आया कैसा है? समझ में आ रहा है सब कुछ क्या क्या बता रहा हूँ? तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और ऐड होएगा, मैं उसमें ऐड करते करते जाऊँगा। देखते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ रहा है, एकदम सिंपल चीज़ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा आई थिंक पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब फटाफट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना पड़ेगा। कुछ ये जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है, सबका सब पैरामीटर वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा जस्ट बता दूंगा, फिर तुम्हारा काम रहेगा बीच में लिख देने का। चलो डायग्राम कंप्लीट हुआ, लेट स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा इसका, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। इसका एक बीच में यहाँ पे एक आधा पार्ट भी एग्जाम में कभी कभी आता है, वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, बताऊंगा तभी अभी। चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा जो जो पैरामीटर्स है। देखो सबसे पहला है कि ए बी सी क्या है, बताओ ए बी सी। जरा देखो ए बी सी क्या है? ABC इज द प्रिज्म। तो ABC जो है वो हमारे लिए क्या है? वो प्रिज्म है। ABC तो हमारे लिए प्रिज्म है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बताओ एंगल A क्या है? अब भी जस्ट मैंने नाम, देखो अभी नाम तुमको बता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया। एंगल A को मैंने कुछ तो नाम दिया था, एक और बताया था उसके बाद, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। क्या बोलेंगे एंगल A को? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल A को बोला जा सकता है। अच्छा प्रिज्म हो गया, ये हो गया। हाँ अब रे के बारे में फटाफट जल्दी बताओ, राइट। तो बताओ मुझे कि PQ क्या है? हाँ इंसिडेंट रे, राइट। PQ जो है वो है हमारे लिए इंसिडेंट रे। बताओ QR क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, राइट, बताना पड़ेगा, राइट। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। बताओ RS क्या है? हाँ RS को हम लोग बोलते हैं एमर्जेंट रे, राइट। एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, ओके ठीक है। रे के बारे में सब कुछ हो गया। नॉर्मल बताओ जरा, MO बताओ, MO क्या है? MO क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि दो नॉर्मल है हमारे पास। MO इज नॉर्मल, MO इज नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? टू द सरफेस AB। अच्छा MO हो गया है, तो बताओ NO क्या है? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस बताओ? सरफेस AC सरफेस का नॉर्मल है। हाँ तो आई थिंक सब रे बता दिया, नॉर्मल बता दिया। चलो अभी एंगल्स पे आते हैं, राइट। एंगल्स पे आएंगे। बताओ व्हाट इज I? अरे बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है। स्मॉल I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज स्मॉल R1? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन कहां पे? फॉर द फर्स्ट सरफेस, या फिर फिर से नाम दो, रिफ्रैक्शन एट सरफेस। कौन सा सरफेस? एट सरफेस AB। AB पे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो R1 था, राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज R2? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस, एट सरफेस AC, ठीक है। आई थिंक R1 बता दिया, R2 बता दिया, E वाले के बारे में बताओ। E, व्हाट इज E?
एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिख रहा है? ये सब याद नहीं करने का रहता है, पहले बता दो, ये सब याद नहीं कर सकते, साइंस में कुछ भी याद नहीं कर सकते, कंसेप्ट समझो जरा क्या क्या है, राइट। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो क्या बच गया अभी यहाँ पे वैसे, हाँ डेल्टा बच गया है। बताओ व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ, अरे बोलो, एंगल ऑफ क्या? डेविएशन। भूल गए अभी इतना जल्दी? एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है। और क्या बच गया? बस इतना ही है शायद, ये बता दिया, सब कुछ बता दिया। यहाँ पे डेल्टा आ गया, सब एंगल आ गया, वो I माइनस R1 वो सब, उसको कुछ नाम वाम नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, एक्चुअल मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट होने वाला, देखते हैं। तो हमको जाना है प्रिज्म फॉर्मूले पे। प्रिज्म फॉर्मूला मीन्स लास्ट में मुझे यूज करना है स्नेल्स लॉ, राइट, तो वहां तक पहुंचना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो एक ट्राइंगल है यहाँ पर, और ट्राइंगल का नाम इनकम्प्लीट है। देखो ये ओ लिया है, तो इसको भी कुछ नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम चलो देते हैं हम लोग ई। ढूंढो जरा यहाँ से एक ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया जा सकता है? देखो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर एक एंगल होना चाहिए। देखो कौन सा ट्राइंगल है वो जिसमें जहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं? आई थिंक ये दिख रहा है डेल्टा वाला ट्राइंगल, डेल्टा जहाँ पे वहाँ पे लग सकता है ना। ये देखो ना यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल EQR, मालूम है, पढ़ा है ना सब लोगों ने एक्सटीरियर एंगल। बता दो एक बार, देखो एक्सटीरियर एंगल का लॉजिक क्या है, ऐसा कुछ दिखाई दे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। ये हमारे पास डेल्टा है, बराबर ना, ये वाला पार्ट शायद I माइनस R1 है, और ये वाला पास क्या है E माइनस R2 ना, तो यहाँ पे लग सकता है ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, पढ़ा है ना ऐसा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, समझा है ना ये चीज़? यही मैं करने वाला हूँ सबसे पहले, तो अभी इसको रब करता हूँ, समझ में आ गया रहेगा क्या करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट वाइज समझो। पहला काम है तुमको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना, राइट। तो बोलो क्या कर रहे हैं हम? यूजिंग क्या? यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कहाँ? इन ट्राइंगल, बोलो तो नाम, EQR ना, EQR मालूम है ना। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज दैट द एक्सटीरियर, चलो बताओ ये डेल्टा को, अच्छा 3 लेटर कुछ बताना पड़ेगा, PQRS है ना, चलो इसको मैं T ले लेता हूँ यहाँ पर, ये T है समझो। बोलो एंगल, ये डेल्टा का नाम बताओ 3 लेटर्स में, बोलो क्या रहेगा? एंगल एंगल TER बोलो, या फिर TES बोलेंगे तो भी चल जाएगा, राइट। चलो TER बोलते हैं। एंगल TER विल बी इक्वल टू सम ऑफ विच एंगल्स? बताओ कौन सा दो एंगल? I माइनस R1 का नाम बताओ। EQR, एंगल EQR प्लस ERQ, ठीक है। पढ़ाया नहीं आता है ना तुमको, ये थोड़ी बताते मेरे को मैं। ERQ, राइट, ये समझा है ना, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, ये आना चाहिए अपने को। जो बाहर का एंगल होता है वो इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। चलो सबका नाम बताओ फटाफट। TER इज कॉल्ड एज डेल्टा ना, ये डेल्टा है, इज इक्वल टू बोलो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्या तुमको दिख रहा है माइनस R1 माइनस R2? उसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, तो देखो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू, पहले प्लस वाला पहले लिख दो। देखो प्लस में कौन कौन है? I प्लस में और E भी प्लस में, तो पहले मैं I और फिर प्लस में मैं E लिख देता हूँ। अब माइनस वाला चीज लिखते हैं, माइनस R1 है माइनस R2, माइनस साइन में कॉमन निकालता हूँ, बोलो क्या मिलेगा मुझे? R1 प्लस R2, समझा है ना? आना चाहिए, तो एकदम इजी सी चीज सिखा रहा हूँ। तो ये चलो हम लोग इसको कुछ इक्वेशन कंसिडर करते हैं। कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 समझा ना क्या किया मैंने सिंपल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया और उसमें से डेल्टा का आंसर निकाल के रखा है। आगे बढ़ते हैं हम, चलो। तो पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया है, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जहां पे हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 लगा सकते हो। देखो जरा ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें से 2 एंगल तुमको पता रहना चाहिए, तीसरा अननोन रहेगा, चलेगा। EQR में तो थे अभी तक ना, वो उसको छोड़ो, हो गया वो काम खत्म। दूसरा कोई ट्राइंगल दोनों, एक ऐसा कोई ट्राइंगल, हाँ QOR में 2 एंगल पता है, तीसरा नहीं पता। यहाँ पे हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 लगा सकते हैं ना। तो बोलो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल QOR, राइट है ना। सिंस, बोलो क्या था वो स्टेटमेंट? सिंस
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमको ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म लिखो, राइट? ये हमको मालूम है, राइट? चलो 3 लेटर में नाम बताना। पहले मुझे R1 का नाम बताओ, ऐसा बताओ, बोलो क्या आएगा? एंगल RQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORQ इज इक्वल टू 180। अब सिंगल लेटर में नाम बताओ फटाफट। पहले का नाम क्या है? R1। पहले का नाम R1 ना। सेकंड का नाम कोई है नहीं हमारे पास, उसको एज इट लिखना पड़ेगा QO। समझ में आ रहा है ना सबको? अरे मैथ से इतना तो आना चाहिए। QOR प्लस इज इक्वल टू 180, राइट? इतना ठीक है। या फिर थोड़ा और लिखना सिस्टमैटिक तो R1 R2 को साथ में लिख लो। R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड पॉइंट का इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 2। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। ओके, चलो ये हो गया। याद करो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पढ़ा है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होता है, आंसर इक्वल टू 180 आता है, राइट? ढूंढो जरा यहाँ पे कोई एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। पहले देखो क्वाड्रिलैटरल कहाँ पे, देखो चेक करो। हाँ, लेकिन तुमको एंगल E भी नहीं पता है, तुमको एंगल O भी नहीं मालूम है, और E का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। देख लो और कोई दूसरा क्वाड्रिलैटरल ढूंढो, ऐसा क्वाड्रिलैटरल ढूंढना जिसमें कुछ तो रोल होना चाहिए, राइट? एंगल A के बारे में सोचो। ये भी तो एक देखो, ये एंगल यूज किया है मैंने वहां पे, देखो ना एंगल ए कहां पे आता है? इधर से कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ। AQO। हाँ, AQOR, करेक्ट, बराबर है ना? बन रहा है ना वहां पे क्वाड्रिलेटरल? हाँ, इसमें एंगल ए का रोल है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और ओ निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है, राइट? समझ आ रहा है ना कैसा है? ये दो एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो बोला आंसर इक्वल टू क्या आएगा? और एंगल O का नाम लिखा है देखो ना यहाँ पे QR भी आया है, तो मतलब इसका भी यूज है और ऊपर वाले का भी। तो चलो यहाँ पे आता है, बोलो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, वो नाम बोलो। इन क्वाड्रिलैटरल AQOR क्या मालूम, बताओ तुमको क्या मालूम? सिंस सम ऑफ अपोजिट ना, अपोजिट साइड कैसे है? अपोजिट एंगल्स ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ऑफ साइक्लिक ना, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। बोलो कितना होता है? हाँ, R सप्लीमेंट्री, नहीं सम लिखा है मतलब R सप्लीमेंट्री लिखो, या फिर E इस 180 डिग्री लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री, तो ये भी हमको मालूम है। चलो अब सिंगल लेटर में नाम बोलेंगे चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। इसका सिंगल लेटर में नाम बोलना, इसका 3 लेटर में नाम बोला, बराबर है ना? ये क्या देखो ना यहाँ पे लिखा तो है, यही तो है वो। बोलो क्या है बताओ? एंगल ए ले लो, एंगल ए प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया क्या किया? एंगल ए कैन बी रिटन एज ए, एंगल ए को मैं ए लिख सकता हूँ, राइट? जिसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, चलेगा? ऐसा लिखा जा सकता है। सो एंगल ए कैन बी रिटन एज ए प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। समझा पॉइंट? अच्छा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो, क्या कुछ LHS या फिर RHS मैच हो रहा है? RHS मैच हो रहा है, तो RHS अगर मैच हो रहा है तो LHS को भी मैच होना चाहिए। चलो देखते हैं फिर। तो इन पॉइंट नंबर 4 बोलो कौन से इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ना, 2 and 3 वाले इक्वेशन को देखते हैं। इसमें RHS मैच हो रहा है तो LHS को मैच होना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं हम लोग। RHS मैच हो रहा है, LHS को मैच होना ही चाहिए। दैट मीन्स चलो इसका LHS बताओ पहले। R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इक्वल टू इसका LHS A प्लस एंगल QOR। एंगल QOR एंगल QOR कैंसिल हो सकता है, होता है ना? देखो ये इसको वहां भेज दो, एक ही बात हुआ ना, हो सकता है तो उड़ा दो इसको। बोलो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। समझा? ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, राइट? ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। याद है ना कहाँ पे जाने का है हमको? स्नेल्स लॉ तक पहुंचने का, अभी बहुत दूर है वो। तो R1 प्लस R2 का आंसर क्या मिल गया? A। ढूंढो कोई एक ऐसा इक्वेशन जहां पे R1 R2 दोनों आया है। ऐसा कोई इक्वेशन है? 1 एक ऐसा इक्वेशन जहां पे R1 R2 दोनों आए। चलो ये वैल्यू आके यहाँ पुट कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 ना, सब्स्टिट्यूटिंग value of
R1 प्लस R2 एज ए इन इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 में पुट करके देखते क्या होता है। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 इज डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 के जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए, राइट। तो ये प्लस वाला पार्ट एक जगह पे, तो ये माइनस वाले पार्ट को इधर लेके आओ, प्लस प्लस बना दो ना दोनों साइड। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं I प्लस ई को एज इट इज लिखता हूँ। ऑलरेडी क्या था, डेल्टा था, माइनस से आ गया, इधर आ गया तो प्लस है। समझो, किया ऐसा लेकिन लिख दिया उल्टा, चलता है ऐसा, राइट। तो ये जो मैंने निकाला है, ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक प्रूफ करने आता है, बोलते हैं प्रूव दैट फॉर प्रिज्म I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ तक प्रूफ करेंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक आता है, राइट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक होगा ऐसा। चलो इसको भी कुछ इक्वेशन लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 ले लिया, समझो इसको। आगे बढ़ते हैं, हमारा काम तो स्नेल्स लॉ पे, राइट। अभी तक हमको आई नहीं मिला है, अभी तक आर ही नहीं मिला है, क्योंकि स्नेल्स लॉ में क्या लगता है, साइन आई बाय साइन आर ना, आई और आर निकालना हमारा मेन काम है। ओके, सो ये हो गया है। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 में ग्राफ तुमको समझना पड़ेगा। एक जब एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे, तो मालूम ये पड़ा कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि देखो ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ है ये, राइट। जब ग्राफ बनता है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा, राइट। ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ मिलता है हमको। याद है ना, प्लॉट वगैरह करते हैं, फिर वो लाइन पास करते हैं, ऐसा किया ना तुमने 10th में, हाँ। तो ये ग्राफ ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ का मतलब क्या है, सुनो। ये ग्राफ का मतलब ये है, देखो ये ओरिजिन, राइट ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये ओरिजिन, राइट। जैसे देखो ओरिजिन से जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, राइट। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन देखो कितना ज़्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, अभी भी एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ डेविएशन और ज़्यादा है, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा और बढ़ाया तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा यहाँ तक आए तो डायरेक्ट एंगल ऑफ डेविएशन देखो यहाँ तक आ जाता है। समझा रहे क्या बता रहा मैं? अरे दोनों को देखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लाइन पे देखो, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ देखो। कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन है, और थोड़ा बढ़ाया तो भी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही है, थोड़ा और बढ़ा दिया तो भी उतना ही है, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया देखो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट हमको मिलता है जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो जाता है। देखो ये सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन है, इससे नीचे गया क्या तुम्हारा ग्राफ? नहीं, यही तो लास्ट है। मींस एंगल ऑफ डेविएशन जो सबसे कम होता है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जब सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा उस टाइम पे ऐसा प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसका वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मैच हो जाता है। किससे मैच होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कब मैच होता है? फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वही टाइम पे और कभी नहीं होने वाला है। अच्छा एक बात और है, तो इस टाइम पे R1 नाम का कोई चीज नहीं रहता है। दिख रहा है यहाँ पे R1 नाम का कोई चीज नहीं होता है। R2 भी कुछ नहीं है, R1 और R2 दोनों मिलके बन जाता है R। इसका मतलब क्या है? जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे। मतलब R1 R2 नहीं लिखूंगा मैं वो टाइम पे क्या लिखना पड़ेगा? R और R लिखना पड़ेगा, राइट। ये लॉजिक है। तो ये समझा क्या तुमको मैंने यहाँ पे ग्राफ में क्या बताया? ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, राइट। जब भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ऑल्सो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। समझा? ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, राइट। ये तुमको यहाँ बता नहीं सकता मैं, ये प्रैक्टिकली प्रिज्म से जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा मालूम पड़ा कि सबसे कम डेविएशन पे I और R सेम सेम हो जाता है और R1 R2 इक्वल टू R हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफ किसका बताओ? ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन। ये ग्राफ है। तो इससे क्या मालूम पड़ा? समझ में आया ना क्या मालूम पड़ा? यहाँ पे मैंने नीचे सब कुछ लिख दिया है। अच्छा अब चलो ग्राफ समझ में आ गया है। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? देखो काम क्या है, अब हम ऑलमोस्ट आ गए, हमको I चाहिए, R चाहिए और डायरेक्ट स्नेल्स को लगाएंगे फिर, राइट। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले I निकालने का ट्राई करते हैं। I निकालने, एक मिनट शायद यहाँ पे एक गलती हो गया।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये मिनिमम, देखो प्रूफ करके बता दो। देखो सोचो, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम मतलब सबसे नीचे, राइट। जब भी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा इसका मतलब क्या है, आपका जो ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन बन कहां पे रहा है, एमर्जेंट रे, बराबर ना, और एक इंसिडेंट रे पे बन रहा है, राइट। तो कौन सा दो एंगल इन्वॉल्व रहेगा, देखो फिर से रिपीट कर दो, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे लेते हैं हम। क्या रिफ्रैक्टेड ले लिया मैंने, नहीं, तो रिफ्रैक्शन आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं। इंसिडेंट रे लिया इसीलिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है। और बताओ दूसरा रे कौन सा है, एंगल ऑफ एमर्जेंट रे है, तो इसके लिए कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस, राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो मैंने आगे लिख दिया है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। अभी समझ में आया, रीजन भी हमारे पास कि ये टाइम पे कौन सा दो चीज सेम सेम होता है, समझ में आया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक वैल्यू निकालते चलो। यहां से ना हम, मेरे को लगता है इधर से लगता है R का आंसर निकाल सकते हैं। देखो ना, R1 थोड़ी लिखूंगा मैं, R1 की जगह पे क्या लिखूंगा, R। R2 थोड़ी लिखने वाला हूं, क्या लिखेंगे, R प्लस R इज इक्वल टू, हाँ मतलब वो R प्लस R इज इक्वल टू है, मीन्स 2R इक्वल टू है, तो R का आंसर A/2 मिल सकता है। तो यहां से R मिल गया ना, दो चीज निकालने का ना, I चाहिए R चाहिए, R तो मिल रहा है, चलो पहले R निकाल लेते हैं। तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ना। तो फ्रॉम, बोलो कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके। इक्वेशन 4 में क्या होगा बताओ, इक्वेशन 4 में हमको एक चीज मालूम है, सिंस हम लोग R1 और R2 का वैल्यू इक्वल टू R पुट करने वाले, राइट ना, R1 और R2 का वैल्यू इक्वल टू R। चलो जब R1 और R2 का वैल्यू इक्वल टू R पुट करेंगे तो पुट करो, चलो बोलो क्या आएगा फिर, अरे बोलो तो, R प्लस R इज इक्वल टू A, दैट मीन्स 2R इज इक्वल टू A, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू A/2। ये हमको R मिल गया यहाँ से, राइट। ऐसा ही एक I भी निकालेंगे, और एक बार I मिल गया फिर तो काम खत्म। 5th पॉइंट था, 6th में कोई नहीं था, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 6, चलेगा। अभी क्या काम बाकी बताओ, I चाहिए हमको, I मिल गया तो चलो हो जाएगा, फिर देखते हैं। अच्छा I कहाँ दिख रहा है, जरा देखो I कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ है, लेकिन इसको हमने अपडेट करके यहाँ बनाया ना, इधर, हाँ 5th वाले इक्वेशन में लिखते थे। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, मैं E के जगह पे I लिख सकता हूँ, बराबर, लेकिन E के जगह पे I सिर्फ तब लिख सकते हैं जब डेल्टा का आंसर क्या है, डेल्टा मिनिमम, समझा। डेल्टा मिनिमम रहेगा तो ही तो I इक्वल टू ही होता है, बाकी जगह पे नहीं होएगा I इक्वल टू ही। तो चलो फिर कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 यूज करना है ना। तो पॉइंट नंबर 8, फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 सेज दैट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। सिंपल ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, ओके। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है, कहां पे, यहां पुट करना पड़ेगा, राइट। I एज इट इज प्लस E के जगह में लिखने वाला हूं I, E के जगह पे I लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा मिनिमम आएगा, बताया था ना मैंने, डेल्टा पे ऐसा नहीं होता है, डेल्टा मिनिमम पे ऐसा काम होता है। I इक्वल टू ही सिर्फ डेल्टा मिनिमम पे होता है, प्लस A, राइट। I प्लस I मीन्स 2I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A प्लस डेल्टा मिनिमम लिखेंगे तो भी चलेगा। I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, राइट। I का भी देखो हमारे पास आंसर आ गया, राइट। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 एज्यूम करते हैं, चलेगा। इक्वेशन नंबर 7, अब हमारे पास I भी है, R भी है, अब स्नेल्स लॉ यूज किया जा सकता है। सो लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ, राइट। अप्लाइंग कौन सा लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ओके। स्नेल्स लॉ सेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मीन्स ऐसा, राइट ना, एयर, चलेगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज साइन ऑफ, एक काम कर, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन आता है I में भी, साइन ऑफ I, what is I कहाँ गया, I is A plus delta minimum by 2, right, the whole upon sin of R, what is R, value of R is A by 2, right। ये देखो ऐसा लिखना है तो भी चलेगा, या फिर सिंपल आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो भी चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ A plus delta minimum by 2 the whole upon sin of
a/2 दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ये जो मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, राइट। अगर यहाँ तक आया तो ज़्यादा मार्क्स में आपको आएगा एग्जाम में, राइट। यहाँ तक, अगर यहाँ तक आया तो 3 मार्क्स के लिए ठीक है। यहाँ तक तो ये हमने जो बनाया ये क्या है, दिस इज, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, राइट। समझ में आ गया क्या बताया मैंने, प्रिज्म फॉर्मूला क्या है। तो आई थिंक प्रॉपर्ली समझा है हम लोगों ने क्या किया था। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऐसा आदत डालो, ऐसा ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है, राइट। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम लोग। तो प्रिज्म फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखा, राइट। डायग्राम में ABC प्रिज्म वगैरह था, सब कुछ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, सब कुछ देखा, पूरा एंगल्स देख लिया। पॉइंट याद हो, सबसे पहले मैंने लगाया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, फिर मैंने वो ट्रायंगल में 180 डिग्री वाला कंसेप्ट लगाया, फिर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट लगाया, राइट। फिर वो इक्वेशन, दो इक्वेशन को मैच करके हमने R1 + R2 निकाला, फिर एक इक्वेशन डिराइव किया जिसको बोलते हैं I + E = A + डेल्टा, राइट। यहाँ तक एग्जाम में आया तो 3 मार्क्स के लिए आता है। फिर ग्राफ देखा, ग्राफ में ऐसा देखा, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1 = R2 = R। फिर ये वैल्यू पुट करते करते गए, पहले R निकाला, राइट, R, फिर I निकाला, फिर स्नेल्स लॉ में पुट कर दिया, सिंपल, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, ओके, लिख लो। लेट्स स्टार्ट विथ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये देखते हैं। वैसे तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10th में देखा हुआ है, राइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में देखा है। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते क्या है, बहुत इजी सा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है बस। तो डायग्राम बनाते हैं पहले, डायग्राम में करना क्या है हमको, वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम बनाना है। सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है पहले ये समझ लो। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट। सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, याद रखना। ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, राइट। एक ही कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, कौन से, किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो अब इसमें बहुत कुछ वैसे तो रहता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। चलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस बराबर यहाँ से पास होगा इसके ऑप्टिक सेंटर से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ऐसा कुछ। ये पॉइंट है आपका P, ले लेते हैं ऑप्टिक सेंटर। अभी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा सामने इसके, राइट। ऑब्जेक्ट के बारे में तुमको सब कुछ समझा दिया पहले, और सब कुछ समझो। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सामने, यहाँ पे नाम दिया है ऑब्जेक्ट को A, B। चलो नाम अभी नहीं देता हूँ क्योंकि वहाँ से रे जाएगा तो थोड़ा अल्फ़ाबेट के ऊपर से भी जा सकता है, इसलिए नाम अभी के लिए याद रखो AB। ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है, 2 निकलता है, राइट। जो 2 रे ऑफ लाइट निकलेगा, देखो उसमें से एक जो रे ऑफ लाइट है, दैट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है और फिर यहाँ से जाएगा, ऐसा फोकस से जाता है, राइट। तो समझो यहाँ से कुछ फोकस से ऐसा जाएगा ऐसा आगे, ऐसा कुछ। ये एक रे ऑफ लाइट हुआ। सेकेंड जो रे ऑफ लाइट है वो मालूम है कैसे होता है, वो पास होता है ऑप्टिक सेंटर से। सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर को, अल्फाबेट के ऊपर जाएगी, इसके लिए अल्फाबेट पहले नहीं लिखते, लास्ट में लिखो अल्फाबेट को। ऑप्टिक सेंटर से जाएगा और एंड अनडेविएटेड जाता है, अनडेविएटेड। थोड़ा सा और बेंड करना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें ना हमेशा डायग्राम में तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इमेज प्रॉपर जगह पे बनेगा तो ही राइट आएगा, नहीं तो डायग्राम रॉन्ग मिल सकता है। तो ये था हमारा एक इंसिडेंट रे। ये देखो एक रे तो हमारा बराबर ऑप्टिक सेंटर से गया तो वो अनडेविएटेड चले गया आगे तक, लेकिन ये जो रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पास होना है फोकस से। चलो हम थोड़ा आगे लेते हैं फोकस, यहाँ पे किधर फोकस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा कुछ, बराबर। अब क्या लगता है ये जो 2 रे है वो आगे जाके मीट हो सकता है, ऐसा लग रहा है तुमको कि यार 2 रे आगे जाके ऐसा मीट, नहीं, आगे जाके मीट नहीं हो सकता है, लेकिन पीछे तो मीट हो ही सकता है। पीछे लेते चलो इसको, जैसे डायग्राम वाला वर्ड बीच में आ जाएगा, देखते हैं। तो इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं हम, राइट, ऐसा। और फिर ये रे ऑफ लाइट को भी थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा हमको, ऐसा कुछ। तो ये 2 रे ऑफ लाइट जहां पीछे मीट होता है वहां क्या बनेगा बताओ, इमेज। हाँ, यहाँ बनने वाला इमेज जो मैं बनाया ना अभी, यहाँ पे डॉटेड लाइन पीछे पीछे लेना पड़ेगा तुमको, ऐसा। तो पीछे जाके तुमको वहां पे इमेज मिलने वाला है। तो चलो इमेज भी देख लेते हैं, इमेज क्या है। इमेज देखो कैसा है, इमेज का नेचर बताओ। मैग्नीफाइड है, बड़ा है इमेज, देखो है तो मैग्नीफाइड है। क्या उल्टा इमेज बना है, नहीं, इन्वर्टेड नहीं है ना, इन्वर्टेड नहीं है। तो
मैग्नीफाइड इमेज मिला क्योंकि माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइड करके दिखाएगा ही ना। ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज ले लो, चलेगा। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, याद है, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, यू से, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं ना हम लोग, राइट ना। पढ़ा है हमने यार, ये सब चीज पढ़ा है हमने तुमको। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी, ये भी पढ़ा है। हाँ, एक नया चीज यहां पे तुमको बता दूं मैं, एक पोजीशन होता है जहां पर हम लोग ने अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो वो ऑब्जेक्ट का एकदम क्लियर इमेज बनता है, एकदम ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। वो एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे जिससे आपका जो इमेज है वो एकदम क्लियर होगा, वो डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डीडीवी शॉर्ट फॉर्म इसका, राइट। एक ऐसा डिस्टेंस जिस पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपका जो इमेज है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडीवी। फुल फॉर्म है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, समझा, याद रखो। हाँ, ये जो एंगल है, एंगल को भी चलो कुछ कंसिडर करते हैं। ये जो एंगल है जहां पे मैंने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को रखा है, ये एंगल होता है बीटा। क्या होता है ये एंगल, बीटा, याद रहेगा। जहां पे अभी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है उस टाइम पे एंगल कितना है, बीटा। जब यही ऑब्जेक्ट को मैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखूंगा तो वो टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट से वो एंगल होगा अल्फा। वो बनाया नहीं मैंने, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुमको क्योंकि वो भी मैं यूज करूंगा मैथमेटिक्स में। समझा क्या बताया मैंने सिंपल चीज में क्या बताया, एक्चुअल में जो तुमको ऑब्जेक्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है उससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, बीटा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट को मैं अगर डीडीवी पे रखूं, डीडीवी मींस जहां पे आपका इमेज जो रहेगा वो एकदम क्लियर दिखाई देगा, वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा वो टाइम पे, अल्फा। यही सिंपल सा लॉजिक है। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। तुमको थोड़ा बहुत थियरी वगैरह लिखना रहेगा तो लिख लेना इसके बारे में कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। कंसीडर, ये कुछ नाम वाम दे दो, कंसीडर ए बी एज अ ऑब्जेक्ट, राइट, एंड ए डैश बी डैश एज अ इमेज, यू इज द, चलो बता ही देता हूँ, तो ये तुम्हारा काम रहेगा लिखने का, बस थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन कर लेते, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट क्या है, राइट। कुछ नाम अगर देना है तो इंसिडेंट रे, ठीक है, चलो जान दो, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन सा लेंस यूज़ किया, बताओ। कॉन्वेक्स। कुछ नाम दे, ए बी क्या आ गया, पी आ गया है, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, वही लिखो कि कंसिडर कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉन्वेक्स वैसे बाय डिफॉल्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। बताओ पी क्या है, पी, हाँ, और ए भी बताओ, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, बराबर ना। व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज वी, इमेज डिस्टेंस। एक और डिस्टेंस होता है, बताया तुमको मैंने, उसको बोलते हैं हम डीडीवी बोलते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, राइट। डिनोट कैपिटल डी से करते हैं, लेकिन नाम क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया ना। तो चलो बताओ पी क्या था, बताओ। ऑप्टिक सेंटर ना, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे तो भी चलेगा, ऑप्टिक सेंटर। ए बी हाइट किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो आगे, हाइट ऑफ इमेज, हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए बताओ एंगल क्या बनता है, बीटा, करेक्ट। ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस। ये बताओ क्या था, डी क्या था हमारा, डी कहाँ गया, डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस, मैं तुमको एक काम देता हूँ, घर पे जाके आज चेक करना कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का आंसर कितना होता है, राइट। एक पर्टिकुलर आंसर होता है उसका, सेंटीमीटर्स में कुछ तो आंसर है, जाके देखना मिलेगा तुमको आंसर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो मेरा इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलो कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करना क्या, सुनो, हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर तो पढ़ा ही होगा, 10th था ना मैग्नीफाइंग पावर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा रहेगा मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा, याद रहेगा क्या, बीटा दिख रहा है,
अल्फा नहीं दिखा, लेकिन हमको अल्फा मालूम है। अल्फा कभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को मैं कितने डिस्टेंस पे रखूँ, DDV पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो ओके चलो, तो एक एक चीज़ निकालते हैं। चलो पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए बोलो कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा? BAP चलेगा? अरे ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर ऑब्जेक्ट को DDV पे रखना है तो ऑब्जेक्ट इधर किधर तो रहेगा ना, तो भी तो BAP बनेगा ना। अरे नहीं बनेगा ऐसा BAP? ये डायग्राम को क्यों देख रहे हो? मैं क्या बताएं, ये डायग्राम तो बीटा के लिए, अल्फा के लिए क्या डायग्राम होगा? वो टाइम पे आपको ये AB को कहां रखना पड़ेगा, थोड़ा कुछ डिस्टेंस चेंज वगैरह होगा, राइट, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चेंज, लेकिन ट्राइंगल तो भी BAP बनेगा ना, राइट ना, काम तो वही होने वाला है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट ऐसा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल में आना पड़ेगा। बोलो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BAP, राइट। एक ध्यान दो यहाँ पर, क्या है तुम्हारे पास? अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, हाँ। एडजेसेंट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे UV ये सब दिया गया है ना, तो अपोजिट एडजेसेंट किस में आता है? टैन में आता है। चलो टैन लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल BAP, टैन अल्फा लगाओ ना पहले, अल्फा पहले अल्फा करते हैं, बाद में बीटा निकाल देंगे, पे तुम्हारी मर्जी, कुछ भी निकालो। टैन अल्फा बोलो, फॉर्मूला बोलो क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट बोलो क्या है? अल्फा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको समझ में आ गया अल्फा क्या है। बीटा के जगह पे अल्फा होने वाला था। अल्फा देखो, अल्फा के अपोजिट साइड में क्या रहेगा? AB ना। अरे नहीं समझ में आ रहा तुमको? इजी तो है, ये बीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब DDV पे रखेंगे मीन्स U नहीं रहेगा, U नहीं है, U के जगह पे D एज्यूम करो और बीटा के जगह पे अल्फा एज्यूम करो, यही तो है, और डायग्राम वही रहेगा। बोलो अपोजिट बोलो क्या है? AB। बोलो एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट AP, ठीक है। अच्छा AB तो AB रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन AP का आंसर हमको मालूम है, गलत। क्या एंगल है? अल्फा। अल्फा के टाइम पे U थोड़ी रहता है, DDV होता है, मीन्स D रहता है ना, अभी तो बताया था मैंने, बराबर। तो यहाँ पे D, तो हमको क्या मिला? हमको मिला है tan अल्फा का आंसर विच इज इक्वल टू AB अपॉन D। याद करो मैंने, और देखो एक बात याद करते हैं, मैंने याद है तुमको एक चीज बताया कि अगर एंगल स्मॉल रहेगा, स्मॉल एंगल है, फॉर स्मॉल एंगल, सिंस चलो हम लेते हैं इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो वो टाइम पे ना मैं tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूँ। वो साइन भी याद होगा तुमको, राइट है, साइन भी लिखा जा सकता है और अल्फा भी लिखा। प्रूफ करके दिखा देता हूँ ना, प्रूफ देख लो। बोलो tan 0 कितना होता है? tan 0 का आंसर क्या? ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो इसके मैंने ऊपर भी मैच करा दिया, चलता है ना, प्रूफ है मेरे पास, थोड़ी कुछ भी हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं। tan अल्फा का आंसर अल्फा हो सकता है व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, ऐसा हो सकता है। तो चलो tan अल्फा के जगह बोलो क्या लिखूं मैं अभी? tan अल्फा के जगह क्या लिखूं? अल्फा ना, अल्फा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू बोलो क्या आएगा? AB अपॉन D मालूम है ना क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, राइट। एक पर्टिकुलर होता है, उसका आंसर तुमको लेके आना पड़ेगा कल घर पे से। ओके, तो इसको हम कंसिडर करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर। याद है क्या बताया था? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था बताओ? बीटा बाय अल्फा। अल्फा निकाल दिया, अभी क्या निकालते हैं? बीटा। बीटा तो दिखाई दे रहा है क्लियर। चलो बीटा में आते हैं, वही ट्राइंगल ना, अरे वही ट्राइंगल में आएंगे ना, खाली एंगल चेंज और ये चेंज। तो बोलो सेकंड पॉइंट, इन ट्राइंगल कौन सा? BAP, वही ट्राइंगल BAP, राइट, काम वही, लेकिन tan अल्फा नहीं। अब बोलो tan बीटा, राइट, tan बीटा, फॉर्मूला वही, बोलो क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट बताओ कौन है? AB है, AB अपॉन, एक मिनट, फिर ये AP लिखना ना ये टाइम पे गलत था, राइट, यहाँ पे AP नहीं लिखा जा सकता, मालूम ना तुमको? AP थोड़ी रहेगा वहाँ पे, वो कुछ दूसरा रहेगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता है। बोलो D लिखूं डायरेक्ट यहाँ पे, ये राइट रहेगा, AP लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ AP